हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत जो आपकी यूनिट 4 है, तो यूनिट 4 के दो चैप्टर हैं। तो फर्स्ट चैप्टर को हमने काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है, सेकंड चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में संभावनाएं और चुनौतियां, ये आपका यूनिट 4 का सेकेंड चैप्टर है और आज की इस वीडियो में हम इसे काफ़ी डिटेल में कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ सकें। तो चैप्टर का नाम से ही काफ़ी बातें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में संभावनाएं और चुनौतियां। यहाँ पे हम आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं, तो चलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलते हुए सारी बातें कवर करते हैं। सबसे पहले जो आपको टॉपिक पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है उत्तर औपनिवेशिक राज्य की व्याख्या, अंडरस्टैंडिंग पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। अब देखिए दोस्तों, ये तो सामान्य बातें, या आप अगर मतलब आपको ये सारी बातें क्लियर हो ही जाएंगी। जैसे जैसे अगर आप अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये नॉर्मल बातें, कई सारी जगह आपने इसको पढ़ा भी होगा। मैं आपको ओरली समझा देता हूँ। देखिए, जब 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, जब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, तो उसके बाद भारत किस तरह का रहा, इसी को हम कहते हैं उत्तर औपनिवेशिक राज्य। अब उत्तर औपनिवेशिक राज्य में हमें दिखाई देता है कि 1947 के बाद जब भारत को अंग्रेज छोड़कर चले गए, भारत को अंग्रेजों ने 200 सालों तक लूट लिया था। तो इतना लंबे समय तक भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा, जिससे कि भारत की जो समृद्धि थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई थी, वो ख़त्म हो गई थी, वो कम हो गई थी। अब भारत के पास सिर्फ एक ही चीज़ था, वो क्या था? ज़मीन। अब ज़मीन थे भारत के पास, अब ईंटें भारत को खुद लानी थी और उस ज़मीन पर खुद विकास करना था। भारत को हर तरह से शोषित किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। वो जब चले गए थे तो इस तरह पूरा जो भारत था वो पूरी तरह एक बहुत ही गरीब स्थिति आप कह सकते हो, उस स्थिति में 1947 में था। फिर इसी के चलते, क्योंकि उत्तर औपनिवेशिक राज्य जो था, कहने का मतलब ये है कि 1947 में हमने यही देखा कि जो उत्तर औपनिवेशिक भारत था वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। ठीक है, और भारत नया नया स्वतंत्र हुआ था, तो ऐसे में भारत ने कई सारे अपने विकास करने के लिए कई सारी नीतियां वगैरह बनाई, जैसे कि प्लानिंग कमीशन आया। तो और प्लानिंग कमीशन के द्वारा प्लान करते हुए भारत ने अपने विकास की नींव रखी। इसके साथ ही इसी दौर में उत्तर औपनिवेशिक राज्य के दौरान ही भारत को कई सारे युद्धों का सामना करना पड़ा। इन युद्धों के कारण भारत में और भी जो आर्थिक स्थिति थी वो और भी खराब होती गई। कई बार भारत के कई सारे राज्यों में, स्पेशली बिहार में अकाल भी पड़ा, भूखमरी जैसी स्थिति भी पैदा हुई। तो इस तरह जो औपनिवेशिक राज्य था, इसको आप हल्का हल्का समझ गए होंगे। ठीक है, उत्तर औपनिवेशिक राज्य यही था कि 1947 के बाद भारत की स्थिति कैसी थी, यही आपको हल्का सा एक टॉपिक पढ़ना है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है। और ये नॉर्मली बातें हैं। आप अगर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो उसमें भी मैंने आपको हल्का हल्का इसके बारे में बताया है। क्या कहाँ पे बताया है? तो बताया है मैंने जब आपको पढ़ाया था प्लानिंग के बारे में, नियोजित अर्थव्यवस्था के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको हल्का सा पढ़ाया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समरी के रूप में बताता हूँ। 1947 के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। भारत में मतलब जो विकास, जो संसाधन थे वो बहुत ही कम थे, रिसोर्सेज बहुत ही ना के बराबर थे। तो ऐसे में भारत को अपना आगे का विकास करना था और भारत ने कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, भारत को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और उत्तर औपनिवेशिक राज्य की व्याख्या मैं आगे करूं तो 1947 से लेकर आगे का जो भारत का विकास था वो बंद अर्थव्यवस्था के तहत हो रहा था। मतलब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व बिरादरी के लिए नहीं खोला था, या जो विश्व की ये जो देश हैं, अलग अलग ये जो देश हैं, उनके लिए नहीं खोला था। व्यापार वगैरह जो था भारत का वो बंद था। बंद का मतलब भारत चीज़ें आयात कर लेता था, लेकिन एक लिमिट में कुछ ही चीज़ें थी जो आयात करने वाली थी। ऐसा नहीं कि विदेशियों के लिए भारत का मार्केट खोल दिया गया हो। आगे 1991 में जाकर भारत नई आर्थिक नीति को अपनाता है और फिर इस तरह भारत में वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की जो विचारधारा है वो भारत में स्थापित होती है। तो ये था उत्तर औपनिवेशिक राज्य की व्याख्या। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। इतनी इनफ है जितनी बातें मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, आपके जो बताया गया है उसमें अगर हम बात करें तो भारत की विदेश नीति के सिद्धांत एवं निर्धारक तत्व। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप इसको कह सकते हो कि गलती से हो सकता है ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हों, या फिर अगर यहाँ पे दिखाई भी गई हैं तो यहाँ पे बात को समझिए। ये जो टॉपिक है वो ऑलरेडी आपको फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ाया गया है। अगर आप फर्स्ट यूनिट देख लेंगे तो ये वाला टॉपिक और गुट निरपेक्षता आंदोलन का टॉपिक दोनों ही क्लियर हो जाएगा आपका। तो इसे इस वीडियो में पढ़ने का बिल्कुल भी कोई रीज़न है ही नहीं।
ठीक है, कोई तुक ही नहीं बनता यहाँ पे, कोई मतलब सेंस नहीं बनता कि हम इसको यहाँ पर पढ़ें। ऑलरेडी जब आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट यूनिट में सारी बातें बताई हैं तो यहाँ पर हम क्यों पढ़ेंगे इसको। अब हम आते हैं मेन जो टॉपिक है यहाँ पर, वो है परमाणु नीति। अब इसको हमने पहले नहीं पढ़ा तो इसको हम पढ़ेंगे अभी। तो परमाणु नीति आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, तो चलिए अब हम परमाणु नीति की बात करते हैं। अब भारत ने परमाणु नीति पर मतलब क्या मतलब अपना रुख अपनाया हुआ है, या भारत की क्या नीति रही है शुरू से, आज़ादी के बाद से ही परमाणु नीति क्या रही है, इसको हमें समझना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं ज़्यादा, बस रीड करना है मुझे थोड़ा सा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जवाहरलाल नेहरू ने अणु अणु ऊर्जा, अणु का मतलब पता है आपको, अणु का मतलब यही होता है, न्यूक्लियर ही होता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने अणु ऊर्जा के संबंध में अनुसंधान कार्य आरंभ करवाया था। प्रथम प्रधान के रूप में डॉक्टर होमी भाभा अणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, याद रखना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जब क्योंकि सरकार इन्हीं की थी, यही थे प्रधानमंत्री, सब कुछ बागडोर देश की इन्हीं के हाथों में थी, तो इन्होंने अणु ऊर्जा के अनुसंधान रिसर्च वगैरह का जो कार्यक्रम था इसको इन्होंने शुरू करवाया था। और जो प्रथम व्यक्ति थे जो अणु ऊर्जा आयोग के, जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो प्रमुख थे, उन्हें मतलब डॉक्टर होमी भाभा को नियुक्त किया गया था इसका प्रमुख। यद्यपि नेहरू ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वह चाहते थे कि भविष्य में कभी भारत परमाणु अस्त्र प्राप्त करे, फिर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कभी इस विचार का खंडन भी नहीं किया। आरंभ में विचार था कि शांति के लिए अणु का अर्थात केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का विकास किया जाएगा। देखिए दोस्तों, नेहरू जी का जो दृष्टिकोण था वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक था। वो विकास के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम नेहरू जी को देखें तो डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नेहरू का काफ़ी एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपको दिखाई देगा, और इसलिए वो न्यूक्लियर ये जो ऊर्जा है इससे भी एट्रैक्ट मतलब आकर्षित थे। ठीक है, अट्रैक्टिव थे इसके प्रति भी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि इसका यूज़ करके हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी शांतिपूर्ण कार्यों के लिए। तो इनका इसमें भी इंटरेस्ट था। तो विकासपूर्ण कार्यों के लिए वैसे भी इनकी एक सकारात्मक भूमिका दिखाई देती है, तो उसी रूप में यहाँ पर भी इनकी एक बड़ी भूमिका रही थी। तो इस तरह अगर हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी, वैसे अगर हम बात करें अस्त्रों की, तो अस्त्रों के कॉन्टेक्स्ट में जवाहरलाल नेहरू ने कभी नहीं कहा कि भारत भी एक परमाणु शक्ति बनेगा भविष्य में, और कभी इसका खंडन भी नहीं किया। तो उन्होंने कुछ भी इसके मामले में नहीं कहा। हालांकि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए अणु ऊर्जा के प्रयोग को उन्होंने बढ़ावा देने की बात कही थी, और उसी के लिए कार्यक्रम भी शुरू किए थे। आगे चलकर भारत ने परमाणु अस्त्रों के क्षेत्र में अनुसंधान किया। बांग्लादेश के संकट के पश्चात अब जब यह स्पष्ट होने लगा कि चीन अपने मित्र पाकिस्तान की परमाणु अस्त्र निर्माण में सहायता कर सकता था, तब भारत को गंभीरता से अपने परमाणु अस्त्र कार्यक्रम पर विचार करना पड़ा। इससे पहले 1964 में चीन ने अपना परमाणु विस्फोट किया था तथा वह परमाणु अस्त्र संपन्न देश बन गया था। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, फिर 1964 में चीन के पास परमाणु शक्ति आ जाती है, तो ये बहुत बड़ा भारत के लिए खतरा था भाई, बहुत बड़ा खतरा था ये भारत के लिए। और इसके साथ ही अमेरिका और चाइना दोनों उस समय बहुत ही ज़्यादा मित्रता स्थापित हो रही थी दोनों में, और पाकिस्तान, तो इस तीन गुट बन गए थे। एक तरफ था अमेरिका, एक तरफ था चाइना, और एक तरफ था पाकिस्तान। तो ये तीनों ही आपस में दोस्त बन गए थे, और उस समय ये तीनों ही भारत के दोस्त नहीं थे। चाइना और पाकिस्तान तो स्पष्ट रूप से भारत के दुश्मन थे, और अमेरिका भी भारत का कोई पक्षधर नहीं था। क्यों? क्योंकि अमेरिका को लग रहा था भारत यूएसएसआर के साथ मिला हुआ है। तो साफ तौर पर ये तीनों ही जो गुट थे वो भारत विरोधी थे। इस तरह भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भारत के आसपास मंडरा रहा था। और इसी बीच बांग्लादेश के साथ युद्ध भी होता है भारत का, मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान था उस समय युद्ध होता है भारत का पाकिस्तान से 1971 का, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश सामने आता है। लेकिन ये जो बांग्लादेश संकट था, 1971 का युद्ध था, तो ये बहुत बड़ा भारत के लिए खतरा भी था। इसीलिए भारत ने अणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी अस्त्रों के निर्माण के लिए कुछ रिसर्च करना शुरू कर दिया था। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य बढ़ते रणनीतिक संबंधों को देखते हुए भारत ने 1974 में एक परमाणु परीक्षण पोखरण प्रथम था, परमाणु जो परीक्षण था वो किया था। परंतु विश्व समुदाय में इस विषय पर मचे हाहाकार के कारण भारत ने घोषणा की थी कि वह तो उसका शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था, मतलब पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन फिर भी भारत ने इसको पूरी तरह शांतिपूर्ण कार्यों के लिए घोषित किया। ऐसा इसलिए क्योंकि विश्व समुदाय का एक बहुत बड़ा दबाव था।
भारत 1968 की परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता रहा है। भारत उस संधि को भेदभाव पर आधारित मानता रहा है क्योंकि उसमें केवल 5 देशों ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस और चीन को ही परमाणु अस्त्र संपन्न राज्य स्वीकार किया गया था। तब इनको तथा अन्य सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को परमाणु प्रसार न करने के लिए बाध्य किया गया था। देखिए दोस्तों, एक संधि है, विश्व स्तर पर एक संधि स्थापित की गई है, परमाणु अप्रसार संधि। इसमें मेनली 4-5 देश हैं नॉर्मली। एक तो नॉर्थ कोरिया है, एक भारत है। अब भारत ने नहीं किया साइन इस पर, और इसराइल ने भी आई थिंक साइन नहीं किया इस पर। अब यहाँ पे बात को समझिए। देखिए, 1968 में परमाणु अप्रसार संधि लाई गई थी। अब इस संधि को पूरे विश्व में फैलाया गया। इसका मतलब ये था कि कोई भी देश परमाणु का प्रसार नहीं करेगा, मतलब परमाणु निर्माण नहीं करेगा, ये प्रतिबंध लगाता है। और इस पर सभी ने हस्ताक्षर भी किए हैं। टोटल अगर हम देखें तो सभी देशों ने लगभग इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मतलब ये है कि परमाणु के जो प्रसार है इसको रोका जाएगा। बट हाँ, इसमें केवल 5 देश ऐसे हैं जिसको छूट दी गई है, जिसको परमाणु संपन्न मान लिया गया है और कहा गया है कि उनको काफ़ी ज़्यादा छूट मिली हुई है, जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन। इन 5 देशों को बहुत ज़्यादा छूट मिली हुई है और भारत इसी को भेदभावपूर्ण मानता है। भारत कहता है अगर आपको पूरे विश्व में परमाणु निर्माण को रोकना है तो इन सभी देशों के परमाणु अस्त्रों को भी आप समाप्त कर दो, या इन सभी पर पूरी तरह रोक भी लगाओ आप, ठीक है। इन सभी को कोई विशेषाधिकार ना हो, ठीक है। तो इस तरह भारत इसको पूरी तरह समानता पर आधारित करना चाह रहा है। भारत तो चाहता ही है कि परमाणु जो अस्त्र वगैरह हैं इनको खत्म किया जाए, इनका खात्मा हो, ठीक है। निशस्त्रीकरण का तो भारत सदा ही पक्षधर रहा है और भारत एक शांतिपूर्ण देश है, तो यहाँ के नेता तो सदा ही कहते रहे कि हथियारों का निर्माण बंद हो। तो भारत तो चाहता ही है कि शांति रहे विश्व में, लेकिन भारत ये जो संधि है इसको भेदभावपूर्ण मानता है। और ये भेदभावपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारत जो सबसे बड़ा जो भारत का एक तरह से आप दुश्मन कह सकते हो, विरोधी देश है चीन। एक जो ताकतवर देश है, जो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसके पास सबसे बड़ी शक्ति है ये। तो इसलिए भारत इस नीति को पूरी तरह, इस संधि को अपने हित के लिए पूरी तरह खतरा मानता रहा है, बेकार मानता रहा है और असमानता पर आधारित मानता रहा है भारत इसको। इसलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया और भारत इस पर मतलब अपने आप को मतलब बाध्यकारी नहीं समझता है। और इस तरह यहाँ पर देखिए तो जब भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए तो पाकिस्तान ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। वैसे जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक तो नहीं किए हैं पाकिस्तान ने, बाकी मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन हाँ पाकिस्तान ने भी नहीं किया क्योंकि भारत ने किया। पाकिस्तान का कहना है कि पहले भारत करेगा तब हम करेंगे। तो कई सारे नॉर्मली देश हैं, 5-6 देश हैं नॉर्मली, 4-5, तो उन्होंने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। श्रीमती गांधी को उस समय परमाणु अस्त्र विकसित करने के विचार को त्यागना पड़ा था, चाहे भारत परिष्कृत यूरेनियम प्राप्त कर रहा था तथा शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम पर कार्य करता रहा था। आगे बनने वाली सरकारों ने इस विषय पर मौन रखा, यद्यपि यह संकेत मिलते रहे कि भारत ने अपना परमाणु विकल्प खुला रखा है। देखिए, फिर जो श्रीमती इंदिरा गांधी का टाइम था तो उन्होंने 1974 में उनकी सरकार के द्वारा, उनकी सरकार के टाइम पर पोखरण प्रथम में परमाणु परीक्षण हुए थे, लेकिन फिर भी स्पष्ट तौर पर उसे अस्त्रों के रूप में नहीं बताया गया। उसे स्पष्ट तौर पर कहा गया कि वो शांतिपूर्ण कार्यक्रमों के लिए ही था और आगे और भी ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सका उनकी सरकार के टाइम पर। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी कि उस समय विश्व जो देश थे विश्व के, उनका दबाव बढ़ता जा रहा था और उस समय इस कार्यक्रम पर मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो इस तरह यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हालांकि 1974 के बाद भी भारत में यूरेनियम एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका अस्त्रों में, तो यूरेनियम भारत को मिल रहा था और शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भारत अपने परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कर रहा था, लेकिन भारत ने अभी तक थोड़ा इस नीति को त्याग दिया था, ठीक है। इसके साथ ही आगे की जो सरकारें आई उन्होंने थोड़ा इस पर मौन रखा, परमाणु अस्त्र परीक्षण वगैरह पर मौन रखा, लेकिन फिर भी ये संकेत मिल रहे थे कि भारत ने अपना परमाणु विकल्प खुला रखा है। ऐसा नहीं कि भारत इसको पूरी तरह बंद कर रहा है, त्यागा नहीं था भारत ने पूरी तरह, ऐसा भारत ने संकेत सदा ही दिया। ऐसा विश्वास किया जाता था कि प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव गंभीरता से विचार कर रहे थे कि परमाणु परीक्षण किया जाए, परंतु उन्होंने विस्फोट के आदेश नहीं दिए। ऐसा विश्वास किया गया जाता है कि अमेरिका को भारत के प्रस्तावित परीक्षण की भनक पड़ गई और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि गुजरात सरकार परीक्षण के लिए तैयार थी, परंतु परीक्षण के आदेश देने से पूर्व उनके हाथ से सत्ता चली गई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने
मई 1998 में साहसिक कदम उठाकर परमाणु परीक्षण करवाए। परीक्षण अत्यंत गोपनीय परिस्थिति में किए गए। इनके फलस्वरूप भारत ने स्वयं को परमाणु अस्त्र संपन्न राज्य घोषित किया। भारत ने साहसपूर्वक विश्व समुदाय द्वारा की गई आलोचनाओं का और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके मित्रों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सामना किया। वाजपेयी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि भारत अब एक परमाणु अस्त्र संपन्न देश बन गया तथा यह भी कि वह भविष्य में कोई परीक्षण नहीं करेगा। उसने स्वेच्छा से यह रोक लगाई, चाहे भारत ने ना तो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और ना ही प्रस्तावित व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर को स्वीकृत किया है। यहाँ पे देखिए, बात को समझिए। तो हम यहाँ पे आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अलग अलग टाइम पे इसके बाद जो सरकारें आई, ऐसा प्रयास था उनके द्वारा कि वो परमाणु अस्त्र का परीक्षण करवाएं, भारत को एक परमाणु अस्त्र संपन्न देश बनाएं। लेकिन कई बार कई सारी रुकावटें पैदा हो गई और अंत में जाकर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आए, तो एक साहसिक कार्य करते हुए 1998 में भारत परमाणु परीक्षण करवाए गए थे और सफलतापूर्वक जब ये परमाणु परीक्षण हुए तो इस तरह भारत स्वयं एक परमाणु अस्त्र संपन्न राज्य बन गया। ठीक है, इसके बाद भारत पर कई सारे प्रतिबंध वगैरह भी लगाए, लेकिन भारत ने सभी प्रतिबंधों को मतलब सामना करते हुए अपने सभी आलोचकों का सामना भारत ने सफलतापूर्वक किया। और भारत ने यहाँ पर एक घोषणा भी कर दी कि अब जो भारत है एक परमाणु अस्त्र संपन्न देश है, लेकिन साथ में ही भारत ने ये घोषणा की कि भविष्य में भारत कोई और परीक्षण नहीं करेगा। हालांकि जो भारत ने ये बात जो कही, भारत ने वो अपनी मर्जी से कही है, ऐसा नहीं कि भारत के ऊपर किसी का दबाव था। और साथ में ही भारत ने ना तो अभी तक परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और ना ही CTBT जो कि परमाणु परीक्षण को रोकती है, इस पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी भारत ने अपनी तरफ से कहा है कि भारत अब और परमाणु परीक्षण या ये मतलब परीक्षण नहीं करेगा। तो दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको जो न्यूक्लियर पॉलिसी थी भारत की, ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, नो फर्स्ट यूज़ भी भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी का एक हिस्सा है कि भारत ने घोषणा कर रखी है कि भारत पहले यूज़ नहीं करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत के ऊपर किसी का दबाव है, लेकिन फिर भी भारत ने अपनी तरफ से कहा है कि नो फर्स्ट यूज़ की हम पॉलिसी फॉलो करेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि भारत ने ये भी घोषणा कर रखी है कि भारत उस देश के ऊपर कभी भी न्यूक्लियर ये जो परमाणु शक्ति है इसका प्रयोग कभी भी नहीं करेगा उस देश के ऊपर जिसके पास परमाणु अस्त्र नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों अब हम बात करते हैं आर्थिक नीति की। अब आर्थिक नीति क्या है? आर्थिक नीति के अंतर्गत दोस्तों यही बातें शामिल होती हैं कि देखिए, अब 1947 के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद करके रखा था। ठीक है, अर्थव्यवस्था को बंद करके रखा था। ठीक है, विश्व बाजार के लिए खोला नहीं था, खुला कंपटीशन नहीं था, ज़्यादातर चीज़ें सरकार के हाथों में ही थी, प्राइवेटाइजेशन वगैरह कम था। लेकिन 1991 में फिर भारत ने नई आर्थिक नीति अपना ली, जिसके कारण भारत में प्राइवेटाइजेशन वगैरह की जो पॉलिसी थी वो लागू कर दी गई, उदारीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया, तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें कॉम्पिटिशन भी बढ़ा। तो ये आर्थिक नीति रही है भारत की। अब आर्थिक नीति के अंतर्गत व्यापार वाला मुद्दा भी आता है, व्यापार का मुद्दा भी आता है कि भारत का किस तरह का व्यापार है, कितना व्यापार है किस देश के साथ नॉर्मली, भारत किस तरह से व्यापार में क्या भूमिका निभा रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तो ये सारी चीज़ें भारत की आर्थिक नीति को दर्शाती हैं। और ये आर्थिक नीति भी आपने ऑलरेडी जो यूनिट 4 का या इससे जो पहले का ये जो चैप्टर था जिसमें आपको व्यापार पर्यावरण और सुरक्षा रणनीति से संबंधित बातें समझनी थी, तो उसमें मैंने आपको जो व्यापार से संबंधित जो भी बातें समझाई हैं वो सारी आप आर्थिक नीति में भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसा को मतलब ये जो टॉपिक है वो इतना कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसको आपको काफ़ी डिटेल में कवर कराया जाए। जो व्यापार का टॉपिक है ऑलरेडी उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली थी कि भारत की क्या व्यापारिक स्थिति है, ट्रेड कैसा हो रहा है और ट्रेड किस तरह से करना है, यही तो एक आर्थिक नीति भी होती है। तो ये वाला टॉपिक भी आपका हो जाएगा। अब जो मुख्य टॉपिक है यहाँ पर वो ये है कि दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका क्या है, इंडियाज़ रोल इन साउथ एशिया। साउथ एशिया आप जानते हैं क्या है? साउथ एशिया आप देखिए जिसमें साउथ एशिया में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान को भी शामिल कर सकते हो वैसे, और बाकी श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड वगैरह ये जो देश हैं ये नॉर्मली ये या दक्षिण आप मालदीव को भी ले लो, सामने शामिल कर लो। तो ये मुख्य रूप से दक्षिण एशिया है। दक्षिण पूर्वी एशिया नहीं कहा मैंने सिर्फ दक्षिण एशिया कहा, साउथ एशिया।
तो ये साउथ एशिया है। आपको आई होप समझ में आ गया कौन कौन देश आते हैं नॉर्मली। तो अब साउथ एशिया में भारत का क्या रोल है, क्या स्थिति है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही ऐतिहासिक संबंध और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य मूल्यों के आधार पर दक्षिण एशिया के क्षेत्र के लिए एक समान पहचान बनाने की कोशिश की है। भारत ने क्षेत्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि देखिए जो दक्षिण एशिया है, यहाँ पर जितने भी देश हैं इनका ऐतिहासिक संबंध रहा है, ठीक है। भारत, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, पाकिस्तान भी आप ले लो तो इनका पूरा इतिहास स्पष्ट तौर पर सेम रहा है, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का तो इतिहास बिल्कुल ही सेम है, एक ही देश रहे थे। तो और वैसे भी ऐतिहासिक रूप से भी अगर हम देखें तो प्राचीन काल में भी म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ से भी भारत के संपर्क रहे हैं काफ़ी अच्छे। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो आसपास के देश हैं दक्षिण एशिया के, आपस में इनमें मतलब ऐतिहासिक रूप से कई सारे संबंध विकसित थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐतिहासिक संबंध विकसित थे, साथ में ही एशियाई ये जो देश हैं वो काफ़ी समय से मतलब एकजुट रहे, मतलब इनके जो संबंध है वो काफ़ी समय से एक साथ रहे हैं देश। तो ऐसे में इन्हें एक समान पहचान की आवश्यकता है और भारत ने यही कोशिश की है कि दक्षिण एशिया में एक समान पहचान बनाई जा सके, देशों को करीब लाया जा सके और ये जो दक्षिण एशिया है इसको एकजुट बनाया जा सके, ऐसा भारत ने प्रयास किया है। भारत क्षेत्रीय एकीकरण को महत्वपूर्ण मान रहा है, भारत प्रयास भी कर रहा है और भारत ने क्षेत्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप देखिए जितना भी दक्षिण एशिया में संगठन वगैरह बनाए जा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो उसकी पहल स्पेशली भारत के द्वारा ही की जाती है और भारत को चाहता है ये जो दक्षिण एशिया है वो एकजुट होकर रहे और हम लोग समान हैं, काफ़ी हमारे में समानता है, भाषाई या सांस्कृतिक समानताएं आपको देखने को मिल जाएंगी। 2014 में भारत ने अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पर्यावरण और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक सहयोगी साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से नेबरहुड फर्स्ट नीति की शुरुआत की। इस नीति के अंतर्गत भारत ने दक्षिण एशियाई देशों को सहायता प्रदान की। अब दक्षिण एशिया के जो देश हैं नॉर्मली ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं और इसीलिए भारत चाहता है कि हम सभी में एक एकीकरण स्थापित हो, यूनिटी स्थापित हो और इसलिए भारत ने अपनी तरफ से पहल करते हुए नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी की शुरुआत की है जिसमें कहा गया है जो हमारे आसपास के देश हैं, जो पड़ोसी हैं हमारे, इनको हम पहले अपनी नीतियाँ प्रोवाइड करें या इनके साथ हम पहले सहयोग करें। अलग अलग मुद्दे हैं सहयोग करने के, सुरक्षा भी एक मुद्दा है, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी का मामला है, पर्यावरण से संबंधित या डिजिटली कनेक्टिविटी करनी है। तो इसमें जो साझेदारी हो सकती है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत ने नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाया है। भारत ने आर्थिक संबंधों को उच्च प्राथमिकता दी है। दक्षिण एशिया के क्षेत्र में भारत का व्यापार भारत के वैश्विक व्यापार का लगभग 4% है। दक्षिण एशिया में व्यापारिक संबंधों में सुधार की प्रबल संभावना है। व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने दक्षिण एशियाई देशों के साथ कई व्यापार समझौते किए हैं। 1994 में भारत ने दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए। 2004 में भारत ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत की मुख्य भूमिका सुरक्षा प्रदाता और क्षेत्रीय संतुलनकर्ता की है। भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र को ज़्यादा एकीकृत करने का प्रयास कर रहा है। देखिए दोस्तों, भारत ने आर्थिक रूप संबंधों में भी उच्च प्राथमिकता दिखाई है। आर्थिक रूप से भी अपने जो संबंध हैं दक्षिण एशियाई देशों के, इसको मजबूत करने के लिए भारत प्रयासरत है। जैसा कि भारत ने व्यापारिक या आर्थिक रूप से कई सारे संगठन स्थापित करवाए हैं या संगठन बनाए हैं, जैसे कि साफ्टा हो गया, ये जो आर्थिक रूप से प्रमुख जो संगठन है। कहने का मतलब यही है कि एक सक्रिय भूमिका निभाते हुए साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए, सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत ने जो दक्षिण एशिया के जो संगठन है इसमें हस्ताक्षर किए हैं, इसका भारत सदस्य बना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, इसमें भारत प्रमुख भूमिका भी निभा रहा है। दक्षिण एशिया, हालांकि इसमें और भी सुधार होने की भी आवश्यकता है, कई सारी कमियां भी देखी जा रही हैं, तो सुधार की भी आवश्यकता है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में अगर हम देखें तो दोस्तों भारत की एक भूमिका सुरक्षा प्रदाता के रूप में भी है। जैसे कि देखिए, अगर हम भारत की मतलब बात करें दक्षिण एशिया की, तो दक्षिण एशिया के देश सुरक्षित आज अगर हैं थोड़ा बहुत चाइना जैसे देशों से, तो वो भारत के कारण भी हैं। श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये जो देश हैं इन्हें सुरक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है और भारत के होने से इनको काफ़ी सुरक्षा भी मिलती है और भारत खुद ही नज़र रखता है हर चीज़ों पर। अब चीन की जितनी भी गतिविधियां हैं भारत उस पर नज़र रखता है अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन इस तरह भारत पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा करता है। जो प्रमुख जो देश हैं नॉर्मली दक्षिण एशिया में, इनके लिए भारत एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भी कार्य करता है। और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना,
तो क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है और भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र को ज़्यादा एकीकृत करने का प्रयास कर रहा है। सिंपल सी बात है, भारत चाह रहा है कि जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है इसको एकजुट किया जा सके। इसके लिए आपको कई सारे संगठन भी दिखाई देते हैं, जैसे कि बिम्स्टेक। बिम्स्टेक आप देखोगे पूरा पूरा दक्षिण एशिया के संगठन आपको दिखाई देंगे। सार्क, सार्क में आपको सभी दक्षिण एशिया के संगठन जो देश है नॉर्मली वो आपको दिखाई देंगे। ये संगठन है, सहयोग संगठन है, जैसे कि सार्क में कई सारे देश शामिल हैं, या जो बिम्स्टेक है इसमें कई सारे देश शामिल हैं। खाड़ी बंगाली खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक में सहयोग के करने के लिए जो पूर्वी एशिया के जो देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, उनके साथ भी सहयोग बढ़ाने पर बल दिया जाता है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, इनका भी अपना एक संगठन है। कौन सा संगठन है? BBIN, ये संगठन है इनका। ये क्षेत्रीय संगठन है जिसको भारत बढ़ावा दे रहा है, जिसमें सहयोग को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि इसमें सुधार की भी आवश्यकता है, जैसे कि सार्क में, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान भी शामिल है तो उसके साथ भारत की तनातनी है, जिसके कारण इसमें सुधार की आवश्यकता है। दक्षिण एशिया में भौगोलिक क्षेत्र और अर्थव्यवस्था जैसे पहलुओं में सबसे बड़ा देश होने के कारण भारत ने इस देश क्षेत्र को आर्थिक और बुनियादी ढांचा निर्माण में सहायता प्रदान की है। कोविड-19 के दौरान भारत ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी इन देशों में या पूरे दक्षिण एशिया में। भारत के बड़े आकार और शक्ति के बावजूद भारत ने कभी भी इस क्षेत्र में राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे पर हावी होने का प्रयास नहीं किया। भारत कभी भी आधिपत्य वाला देश बनने का इरादा नहीं रखता। सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें तो भारत कोई विस्तारवादी वाला देश तो है नहीं। तो इस तरह भारत एक काफ़ी अच्छा देश आप कह सकते हो जिसको, कि आसपास भारत के ऐसे देश हैं कि भारत कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, लाइक बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनका भारत के सामने क्या मतलब, ये टिकेंगे नहीं भारत के सामने। तो भारत अगर चाहे तो जैसे चीन जैसी आक्रामक नीति या विस्तारवादी नीति के तहत भारत भी अपने क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, या इनके ऊपर आधिपत्य जमाने का, इनके ऊपर दबाव डाल सकता है कई तरह के, या इनको भी अपने कंट्रोल में करने का प्रयास भारत कर सकता है। लेकिन भारत ने कभी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। भारत ने स्वतंत्रता को ही बढ़ावा दिया, समानता को ही बढ़ावा दिया है, और इसका आप हकीकत रूप भी देख सकते हैं। कई जगह पर आपको ये सारी बातें दिखेंगी। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है, आज आप देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हालांकि भारत सदा से ही शांतिपूर्ण देश रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत एक उदार लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश की पूरी भूमिका भारत निभाता है। स्वतंत्रता और समानता की बात भारत करता है। तो इस तरह हमने बात देख लिया किस तरह से दक्षिण एशिया में भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका है। ये पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है आपका, वो मुख्य रूप से इस बात पर टिका है कि भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में, आखिर भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या भारत की संभावनाएं हैं। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम ये सारी बातें ही कर रहे हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक आता है, एक और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का महत्व एवं महत्वाकांक्षा। इंडिया सिग्निफिकेंस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कैसी स्थिति है भारत की, क्या महत्व है, तो ये सारी बातें आप यहाँ पर देखिए। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरता भारत एक अलग भारत है। समकालीन भारत ज़्यादातर आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर है। यह जोखिम लेने और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत यह मानते हुए आया है कि उसका एक महान शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थान प्राप्त करना तय है। देखिए दोस्तों, भारत यहाँ पर अपनी भूमिका को मानता है। भारत मानता है कि भारत की एक बड़ी भूमिका है विश्व में, और आज का ये जो भारत है, समकालीन भारत है, ये काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वासी है, आत्मनिर्भर है। मतलब ये कि 1947 का ये जो भारत है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, विकासशील। जो मतलब ये जो भारत था 1947 में पूरी तरह पिछड़ा हुआ, आज ये काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन चुका है। आज हम भारत को देख रहे हैं, कई सारे सेक्टर में भारत आगे बढ़ रहा है। हालांकि सुधार की आवश्यकता है, वो टॉपिक भी आप साथ में रखेंगे एंड में, कि हाँ अभी सुधार की भी आवश्यकता है, लेकिन फिर भी आज भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है विश्व के लिए, तो भारत की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सुरक्षा लिहाज से भी भारत काफ़ी आगे बढ़ गया है। जहां 1971 में आर्थिक उदारीकरण ने अर्थव्यवस्था को आवश्यक गति प्रदान की, वहीं 1998 के परमाणु परीक्षणों ने भारत को वैश्विक मंच पर भी पहुंचा दिया। देखिए दोस्तों, भारत आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है आगे की ओर, तो भारत आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है विश्व में भारत का। ठीक है, इसके साथ ही भारत सुरक्षा के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण देश बन गया है, क्योंकि भारत भी एक परमाणु संपन्न देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भारत की अर्थव्यवस्था, परमाणु क्षमताओं, स्थिर लोकतंत्र और बड़े मध्यम वर्ग के संदर्भ में भारत के नए चरित्र को स्वीकार करना आरंभ कर दिया है। देखिए 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुए थे तो अमेरिका सहित कई सारे देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे, कई तरह के, लेकिन धीरे धीरे उन सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया।
भारत ने सकारात्मक रूप से इन सभी चीज़ों का सामना किया और आज अमेरिका जैसे जो देश हैं वो भी भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। जैसे कि वो मानते हैं कि भारत में जो लोकतंत्र है वो काफ़ी ज़्यादा स्थिर है। जैसे कि पाकिस्तान की तरह नहीं कि वहाँ पे कभी सरकार लोकतांत्रिक है, कभी तानाशाही सरकार है। ऐसा नहीं है, भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेटिक सरकार है भारत में, और बहुत लंबे समय से है। ठीक है, शुरुआत से ही है। ठीक है, और परमाणु क्षमता है भारत के पास, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, ये सारी बातें भी स्वीकार की जा रही हैं विश्व में। इसके साथ ही भारत ने चीन के साथ भी अपने संबंधों में सुधार किया है। विश्व के साथ भारत के संबंध अब साझा भागीदारी और आपसी सम्मान पर आधारित हैं। भारत के जो संबंध हैं विश्व में, चीन के साथ भारत के जो संबंध है अगर हम देखें तो वो बराबरी के जो संबंध हैं वो स्थापित हो रहे हैं, सम्मानजनक संबंध स्थापित हो रहे हैं। भारत तेजी से सैन्य और आर्थिक क्षेत्र में चीन के साथ बराबरी कर रहा है 2020 के। हालांकि अभी और भी हालांकि कई सारे क्षेत्र हैं जिसमें चीन आगे है, लेकिन फिर भी भारत काफ़ी तेज़ी से बराबरी कर रहा है। 2020 के दौरान गलवान लद्दाख में सीमा पर हुई झड़पों के दौरान भारत अपने क्षेत्र में चीन की घुसपैठ को विफल करने में सफल रहा है। कुछ संघर्ष हुए हैं तो उससे भी भारत निपटने में सफल रहा है। इसके साथ ही चीन द्वारा भारत की घेराबंदी को तोड़ने में भी भारत सफल रहा है। इसका एक उदाहरण भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच 2007 में चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड की शुरुआत है। देखिए दोस्तों, चीन भारत को घेरने का प्रयास कर रहा था। अब किसी और वीडियो में मैं आपको समझाया है ऑलरेडी। वैसे इंडिया फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत नॉर्मली मैंने आपको वीडियो में समझाया भी है कि इस तरह से चीन भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। अब उसको भारत ने तोड़ने के लिए 2007 में चतुर्भुज सुरक्षा पर भारत ने, मतलब चतुर्भुज जो सुरक्षा डायलॉग है वार्ता, इसमें भारत शामिल हुआ, जिसमें कि 4 देश शामिल हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये चारों ही संयुक्त रूप से सैनिक अभ्यास करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह करते हैं आपस में, या एक दबदबा जो चीन का है इसको ख़त्म करने का भी प्रयास करते हैं हिंद महासागरीय क्षेत्र वगैरह में। तो इस तरह से भारत ने चीन की घेराबंदी को भी तोड़ने में सफल भूमिका निभाई है, सफल प्रयास किए हैं। भारत के विचार अब विश्व व्यापार संगठन WTO और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी सुनी जाती है भारत की बात। भारत ब्रिक्स एक बहुत बड़ा आप संगठन कह सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सहयोग संगठन है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही संघाई सहयोग संगठन SCO, ये भी एक संगठन है, संघाई सहयोग संगठन, भारत इसका भी सदस्य है। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, ये भी भारत एक सदस्य है, क्षेत्रीय संगठन, इसका भी भारत सदस्य है। तो जो बहुपक्षीय जो मंच है उसमें भारत सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। तो इस तरह हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका को देख सकते हैं। भारत किस तरह से एक वैश्विक शक्ति की ओर, एक विश्व शक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र की नीतियों को स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी प्रमुखता से योगदान करता है। उदाहरण कहने का मतलब यह है यूनाइटेड नेशन, अब यूनाइटेड नेशन में भी भारत का एक प्रभाव दिखने लगा है। कई बार जो भारत की नीतियां हैं, मतलब उनको भी अडॉप्ट किया जाता है संयुक्त राष्ट्र में। जैसे कि कई बार कई सारे लोगों को आपको याद होगा, कई सारे कुछ व्यक्ति हैं तो उनको आतंकवादी, जो व्यक्ति हैं उनको विश्व स्तर के आतंकवादी ठहराने में भी भारत का एक प्रभाव देखा गया कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कई सारे जिनके नाम भारत ने भेजे थे आतंकियों के, उनको विश्व स्तर का आतंकी घोषित किया गया है। हालांकि अभी इसमें और भी मतलब सुधार होना है, क्योंकि चाइना कई बार वीटो लगाकर भारत की कुछ नीतियों को मतलब रोक देता है। लेकिन फिर भी भारत का एक प्रभाव अब यूनाइटेड नेशन में भी दिखने लगा है, और यूनाइटेड नेशन या ये संयुक्त राष्ट्र के जो कार्यक्रम होते हैं इसमें भारत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट भी करता है। जो शांति मिशन है उसमें भारत पार्टिसिपेट भी करता है। भारत जलवायु परिवर्तन, वैश्विक गरीबी उन्मूलन, महामारी की रोकथाम जैसे ज्वलंत समस्याओं से निराकरण के उपायों से संबंधित नीतियों को स्वरूप देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत ना सिर्फ आर्थिक और तकनीकी रूप से सहायता करता है, बल्कि वो विभिन्न कार्यों के लिए श्रमिक, कर्मचारी और विशेषज्ञ को भी उपलब्ध कराता है। हाल के वर्षों में भारत की भूमिका कई क्षेत्रों में बढ़ी है। बाहरी अंतरिक्ष अन्वेषण, जो रिसर्च हो रहे हैं, स्पेस रिसर्च जो हो रही है, या जो टीकों का निर्माण है, वैक्सीन का जो निर्माण है, भारत ने न केवल दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है बल्कि मानव सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। विश्व समुदाय ने भी विश्व के विकास और वैश्विक कूटनीति में भारत की भूमिका का और योगदान को सराहा है। तो दोस्तों, इस तरह आज आप देख सकते हैं भारत की भूमिका पूरे विश्व स्तर पर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोविड-19 के टाइम पर हम देखेंगे कि
देख रहे थे हम कि जो वैक्सीन का निर्माण है इसमें भारत ने कई सारे देशों को, ब्राज़ील, अफ्रीका या कई दूसरे देशों को, कई सारे बड़े देशों को भी भारत ने वैक्सीन सप्लाई की थी। तो इस तरह विश्व स्तर पर भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका है और भारत हर विश्व स्तर के सभी मुद्दों पर काफ़ी सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। सभी जो मुद्दे हैं, जलवायु परिवर्तन जैसे संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर भी भारत खुलकर बोल रहा है। आतंकवाद का जो मुद्दा है उस पर भारत साफ तौर पर बोल रहा है। तो विश्व की जो समस्याएं हैं उसको हल करने में भी भारत प्रयासरत है। इस तरह हम देख सकते हैं कि आज भारत की जो भूमिका है विश्व में वो काफ़ी बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे यही प्रश्न है थोड़ा सा कि भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में, तो दोस्तों अगर मैं इसको थोड़ा और अपने तरफ से बताऊं तो भारत वैश्विक शक्ति के रूप में बढ़ रहा है, लेकिन इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी की आवश्यकता है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि भारत का जो निर्यात है पिछले 4 महीनों से थोड़ा कम हो गया है। जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम की मैं नॉर्मली बात करूँ तो 4 महीनों से जो निर्यात था भारत का वो काफ़ी कम हो गया था अभी। तो अब ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं निर्यात वगैरह करने से संबंधित व्यापार में, तो अब इससे भी निपटना आवश्यक है। भारत को निर्यातक देश बनने की ओर अग्रसर होना है, आयात कम करना है ताकि भारत के पास ज़्यादा विदेशी पूंजी भंडार हो, भारत की अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा मजबूत बन सके। इसके अलावा कई सारे दूसरे भी सेक्टर हैं उसमें भी भारत को सुधार करना है। स्पेशली इंटरनली अगर हम देखें तो भारत के अंदर खुद ही इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, उसको भी अगर हम सक्रिय से मतलब उसको अगर हम हल नहीं करेंगे तो हम वैश्विक शक्ति नहीं बन पाएंगे। तो जो आंतरिक समस्याएं हैं भारत की उसको भी हमें सक्रिय रूप से हल करना पड़ेगा, तभी हम एक वैश्विक शक्ति बन सकते हैं। तो कई सारी चुनौतियां हैं लेकिन भारत अगर हम देखें नॉर्मली तो उससे काफ़ी निपटने का प्रयास कर रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही भारत और भी आगे जाएगा। और जाहिर सी बात है ये संभावना पूरी तरह है कि भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में काफ़ी तेज़ी से उभर रहा है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और इस तरह आपका ये जो पूरा चैप्टर था, ये जो पूरा सब्जेक्ट था वो ख़त्म होता है। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप, बाकी एक बार वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।